Hello everyone, welcome to in this session. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affairs discussion. तो साथियों, जो अक्टूबर माह में आए हुए आईआर के सेगमेंट के करंट अफेयर्स हैं, आज हम उनको कवर करेंगे। पहला जो न्यूज़ आइटम आया हुआ है वो है इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित है, यानी कि सिंधु जल संधि से। पहले जो एक और इसी टॉपिक्स पे आर्टिकल आया था वो इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत जो कि परमानेंट इंडस कमीशन है उसकी मीटिंग आयोजित की गई थी, तो उससे संबंधित था। उस टाइम पर भी हमने इसको देखा था। तो आज हम कोई नई चीज़ क्या है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो है भारत अफ्रीका रक्षा संबंध है, इसको लेकर एक डिफेंस डायलॉग जो है स्टार्ट किया गया था 2020 में। तो क्या इससे जुड़ी न्यूज़ है जो हमारे लिए काम कर सकती है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंडो रीजन का मैप, तो उसको हम देखेंगे। इसके बाद जो तीसरा हमारे पास सामने न्यूज़ आइटम है वो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन, यानी कि यूएन की जो पीस कीपिंग मिशन है उसके बारे में एक आर्टिकल आया हुआ है, तो उसको हम कवर करेंगे। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में हम देखेंगे कि भाई इससे जुड़ी जुड़ी स्टैटिक इंफॉर्मेशन क्या है और रिसेंट में इसको लेकर क्या डेवलपमेंट हुआ है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है, तो हम उसको देखेंगे कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होती है। फिर इंटरनेशनल लेवल पे कैसे पुलिस, अलग अलग देशों की पुलिस कोलेब्रेशन करती हैं और उसमें इंटरपोल का क्या रोल होता है, उसके बारे में जानेंगे। और आखिरी में एक और जो आइटम है जो काफ़ी पहले से भी न्यूज़ में रहा है, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, जो कि रसिया को जर्मनी से कनेक्ट करती है। पहले पाइपलाइन 1 थी, अब सेकेंड भी हो गई है। तो इससे जुड़ी हुई भी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए कहाँ पर हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो आप लोग भी जानते हैं, जैसे हमने इसको स्टार्ट किया हुआ था, मई से स्टार्ट किया हुआ था, अब हम अक्टूबर में पहुँच गए हैं। यानी कि आईआर के सेगमेंट के जो हमको 12 वीडियो बनाने हैं उसमें से 6 हमने कवर कर लिए। तो अगर आप डेली भी एक एक करते चलेंगे और उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार आप अच्छे से देख लेंगे, फिर आपको लगता है कि हाँ भाई अभी भी अपने को पढ़ने की जरूरत है, तो एक आध बार आप और पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, तो एग्जाम में मतलब आप अच्छे से कर देंगे। लेकिन अगर आप इस चक्कर में नहीं कि नहीं इकट्ठी मैगजीन अभी पढ़ लेंगे, अभी कुछ और कर लेते हैं, और इस तरीके से आप अगर ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे अपनी प्रिपरेशन को, तो फिर वो रायता फैलता हुआ चला जाएगा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला आर्टिकल है इसमें क्या है कि किशनगंगा और रतले जो जल विद्युत संयंत्र है, इसको लेकर एक तटस्थ विशेषज्ञ यानी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की और मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। अब पहले हम ये देख लेते हैं, देखो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1960 में ये भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ये ट्रीटी हुई थी। उसको लेके क्या है, अगर कोई भी विवाद खड़ा हो जाता है तो उसमें 3 लेयर मैकेनिज्म बनाया गया है कि अगर भारत कोई भी हम समझौता करते हैं, कुछ ना कुछ जरूर विवाद हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल एग्रीमेंट हो, चाहे 2 नेशन के बीच में कोई एग्रीमेंट हो, या चाहे कोई पारिवारिक या व्यक्ति के बीच में कोई एग्रीमेंट हो, तो कुछ ना कुछ विवाद तो हो ही सकता है। तो उसको लेके जो है ये इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसमें 3 मैकेनिज्म बनाए गए हैं। एक तो है परमानेंट इंडस कमीशन, यानी कि स्थायी सिंधु आयोग। इसका काम ये होता है भाई, इनकी प्रॉपर भारत और पाकिस्तान इन दोनों की बराबर मीटिंग होती रहती है, इसमें दोनों के मेंबर होते हैं, तो वो मीटिंग होते हैं और बातचीत करके कुछ मसला आता है तो उसको सुलझाते हैं। इसके बाद दूसरा मैकेनिज्म बनाया गया है न्यूट्रल एक्सपर्ट्स का। अगर बात नहीं बन पाती है तो इसके माध्यम से, ताकि वो अपनी समस्याओं को सुलझा सकें, और अगर यहाँ पर भी बात नहीं बनती है तो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या प्रावधान किया गया है, ताकि वहाँ पर जो है एक जुडिशल कार्रवाई टाइप से कुछ स्टार्ट करके हम मामले का निपटान कर सकें। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक इस सब को फैसिलिटेट करता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के पास ये राइट्स नहीं है कि वो तीसरी वाली प्रोसेस को दूसरी वाले पे वरीयता दे दी। ये प्रोसेस पहला, दूसरा, तीसरा ही इस टाइप से चलेगा जो इसमें सीक्वेंस दिया गया है। ट्रीटीज़ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो बताएंगे नहीं। अब आगे चलते हैं, ये विवाद देखते हैं कि क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, मैप देखना है आपको। यहाँ पर ये भी जो इंडस जो नदी है, सिंधु नदी है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसको लेकर मैप में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। सिंधु जल जो संधि है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा सकता है। बाकी आपको ये मैप देखने हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये एग्रीमेंट हुआ था इसमें जो पूर्वी 3 नदियाँ हैं, यहाँ पर आप मैप में देख पाएंगे, सतलुज है, ब्यास है और रावी है। इसका समस्त जल भारत उपयोग कर सकता है। और जो पश्चिमी नदियाँ हैं 3, कौन कौन सी, झेलम है, चिनाब है और इंडस है, यानी कि सिंधु, इनका उपयोग पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन चूंकि ये जो ऊपर पश्चिमी 3 नदियाँ हैं जो मैंने आपको बाद में बताई, इसमें ज़्यादा जल प्रवाहित होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो रन ऑफ द रिवर
परियोजनाएं बनाई जाती हैं। अब रन ऑफ द रिवर परियोजनाएं क्या होती हैं? ऐसी परियोजनाएं जिसके लिए हमको प्रॉपर एक बड़ा स्टोरेज या प्रॉपर डैम्स वगैरह ना क्रिएट करना पड़े बड़ा सा, बल्कि उनका प्रवाह बराबर बना रहे और हम उससे विद्युत वगैरह बना लें। तो वो, या अगर हमको स्टोर भी करना पड़ता है वाटर को, तो काफ़ी कम मात्रा में स्टोर करना पड़े, तो ऐसी परियोजनाएं आ जाती हैं रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं पे। अब भारत ने इसी क्लॉज का उपयोग करते हुए दो परियोजनाएं इसमें चल रही हैं। एक तो किशनगंगा नदी पर चल रही है, जो कि झेलम की सहायक नदी है, किशनगंगा डैम बनाया जा रहा है। और दूसरा एक है रतले डैम, जो कि चेनाब नदी पर है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज कराई है कि नहीं भाई, यहाँ पर ज़्यादा स्टोर किया जा रहा है, कुछ भी ऐसा मसला रहा होगा। तो इसी को लेके ये एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई है। अब हमने ये आर्टिकल देख लिया है, इसमें ऐसी अब कुछ भी बात नहीं है कि अलग से बतानी हो। इसके बाद देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो भी इंडस वाटर जो ट्रीटी हुई है, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान और तीसरा मध्यस्थ के तौर पर विश्व बैंक शामिल है। अब हालांकि ये जो रिवर्स हैं, इंडस रिवर है, वो तो चाइना से भी ओरिजिन होती है, लेकिन चाइना इसका पार्ट नहीं है। भारत और पाकिस्तान और मध्यस्थ के तौर पे जो है वर्ल्ड बैंक शामिल है। कुछ यहाँ पर डॉक्ट्रिन यानी कि प्रिंसिपल दिए गए हैं कि यदि अंतर्राष्ट्रीय जल साझाकरण से संबंधित कोई विवाद हो जाते हैं, यदि कोई विवाद हो जाते हैं तो उनको सुलझाने के लिए कुछ प्रिंसिपल डिसाइड किए गए हैं, कुछ जाने हुए डॉक्ट्रिन हैं या कुछ कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरियाँ ऐसे समझ लो आप, इनका उपयोग किया जाता है। तो सिंपली क्वेश्चन यहाँ पर बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो पूछ लें आपसे क्वेश्चन में कि हार्मन डॉक्ट्रिन किससे संबंधित है, हेलसिंकी नियम किससे संबंधित है, कैंपियन नियम किससे संबंधित, बर्लिन नियम किससे संबंधित है। वैसे मैं आपको अंदर की ब्रीफ में जानकारी दे देता हूँ। जो देखिए हार्मन डॉक्ट्रिन है, ये बात करता है कि भाई कोई भी देश के जो जल संसाधन है उस पर उसका संप्रभु अधिकार होता है। कैंपियन जो नियम है ये बात करता है कि भाई जब भी ये नियम जो है, जो जल का जब बंटवारा किया जाता है तो वहां पर तर्कसंगत और न्यायोचित हिस्से का निर्धारण करते समय, यानी कि जो भी हिस्सा डिसाइड करना है टू कंट्रीज के बीच में, तो वहां पर जलभृत यानी कि एक्वाफर्स में जो वाटर है उसको भी कंसीडर करते हैं। हेलसिंकी नियम के बारे में बात करी जाती है कि भाई जब भी ये जल बंटवारा किया जाएगा तो वो तर्कसंगत और न्यायोचित होना चाहिए। और बर्लिन नियम इस बात को की ओर बात करते हैं कि जब भी अगर दो पक्षों, दो देशों के बीच में कोई अफवाह बेसिन, जो नदी बेसिन होता है, उसके जल को साझा करने की बात की कुछ समझौता किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि अन्य संबंधित देशों के व्यापक हित को हानि ना पहुंचे। वैसे देखिए अंदर का संभावना कम ही है कि वो पूछें आपसे, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन कमीशन में डिफरेंस बताइए। अब वहाँ पर सीधे पूछें ये यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन कमीशन किससे संबंधित है, ये तो आप इजीली बता देंगे बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर स्कोप थी, हालांकि उसको हम इंटेलिजेंस गैसिंग के थ्रू कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर नाम आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नियम किससे संबंधित, तो आप इन चारों को याद रखिएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कन्वेंशन का जिक्र आया हुआ है बीच में कि सीमा पारीय जल प्रवाह और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण उपयोग पर कन्वेंशन। तो वैसे तो नाम ही से है कि ये वाटर या नदियों से उससे संबंधित, सीमा पार नाम ही जोड़ा हुआ है, तो ये संबंधित है कि भाई नदी वगैरह की जाए, नदियों वगैरह का वाटर शेयरिंग संबंधित कोई एग्रीमेंट होता है तो उससे संबंधित कॉन्वेंशन है। पहले इसको यूरोप के लिए अपनाया गया था, फिर 2016 में से संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों के प्रवेश के लिए खोल दिया गया है। तो ये एक कॉन्वेंशन है जो इससे संबंधित है। हालांकि ये इसका और इंडस वाटर ट्रीटी का कोई संबंध नहीं है, भारत उसके हिसाब से इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। बस ये जो कन्वेंशन है वो इससे संबंधित है कि अंतर्राष्ट्रीय जल जो साझाकरण है उनसे संबंधित कोई एग्रीमेंट होता है तो इसको फॉलो किया सकता है। बाकी इसका इंडस वाटर ट्रीटी से कोई लेना देना नहीं है अभी। इसके बाद जो कुछ और बात है कि सिंधु जल संधि संबंधित जो क्लाइमेट प्रूफिंग संबंधी प्रावधान है कि नहीं, तो कहने का मतलब ये है इसमें कुल मिलाकर कि जो भी एग्रीमेंट किया गया है तो उसमें क्लाइमेट का भी इस तरीके से हमको समझौता करना है कि भाई प्रकृति का संरक्षण पर्याप्त मात्रा में हो, ये नदियों पर्याप्त मात्रा में इकोलॉजी बनी रहे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो, हम उसका इस तरीके से उपयोग ना करें कि वो हमारे लिए डिजास्टर बन जाए। तो यही सब चीज़ें जो हैं क्लाइमेट प्रूविंग प्रोविजंस के अंतर्गत आ जाती। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर वो भारत अफ्रीका रक्षा संवाद के बारे में। क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती है। क्या होता है कि यूपीएससी में ऐसे तो क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक थीम पकड़ेंगे कि भाई जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो पूछी जाती। तो वैसे अगर इसकी बात करें एशिया अफ्रीका रक्षा संवाद 2022 में अभी ये आयोजन किया गया था गांधीनगर में, जो डिफेंस एक्सपो था तो वहाँ पर आयोजित किया गया था। और IADD ये जो है इसकी शुरुआत 2020 में करी गई थी
और इसको 2 साल में 2 वर्ष में एक बार जो है डिफेंस एक्सपो के दौरान आयोजित किया जाएगा। इसी में क्या है, दस्तावेज को गांधीनगर घोषणा पत्र के रूप में अपनाया गया। अब हालांकि देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस तरीके की घोषणा पत्र आती हैं, बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है या अस्थाना डिक्लेरेशन क्या है, तो उस पर क्वेश्चन पूछे आने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल समिट्स वगैरह भी इंडिया में भी आयोजित हो रही हैं, जैसे G20 के इस समय भारत प्रेसिडेंशियलशिप में लेके रखी उसने। तो इस वाले सीन में क्या है कि फिर हमारे यहाँ पर भी समझौते एग्रीमेंट हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो अलग अलग इस टाइप की घोषणा पत्र के नाम दे दो, पूछें। कुछ संभावना है लेकिन कम संभावना है, लेकिन अपने को तो तैयार करना ही है। तो गांधीनगर घोषणा पत्र जो है वो इससे संबंधित है, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग से संबंधित। यहाँ पर देखने वाली चीज़ जो है इंपॉर्टेंट, मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैप में अगर आप देखेंगे यहाँ पर हिंद महासागर का पूरा रीजन नीचे तक का, तो जो भारत है, भारत के बाजू में पाकिस्तान है, फिर ऊपर ईरान लग जाता है, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है, फिर जो अरेबिक जो पेनिनसुला है, अरेबिक जो प्रायद्वीप है, यहाँ पर कौन कौन से देश आ जाते हैं, फिर यहाँ पर कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, जैसे कि देखेंगे अगर आप, तो जो सऊदी अरेबिया है और उसके ऊपर साइड, तो ईरान के ऊपर साइड यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मुज है, ऊपर पर्शियन गल्फ है। कंट्रीज़ की बात करें तो ओमान है, उसके नीचे अरेबियन जो प्रायद्वीप है उसमें यमन आ जाता है, ऊपर सऊदी अरेबिया है जो कि एक बड़ा ज्योग्राफी के हिसाब से बड़ा कंट्री है, ऊपर फिर यूएई है, फिर उसके ऊपर बहरीन है, यहाँ पर सोन क्या है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, और ईरान के उस ऊपर आप चले जाएंगे तो फिर आ जाएगा इराक आ जाएगा, और फिर सीरिया आ जाएगा, और बाजू में फिर ये सऊदी अरेबिया के ऊपर साइड जॉर्डन, और ऊपर इजराइल, नीचे फिर ये इजिप्ट है, सिनाई पेनिनसुला, फिर आप इस साइड आ जाएंगे रेड सी साइड, तो यहाँ पर सुएज कैनाल जाती है इजिप्ट से होके सिनाई पेनिनसुला और इजिप्ट के बाकी रीजन से बीच में होके। फिर रेड सी है, रेड सी से कौन कौन से कंट्री लग रहे हैं, अफ्रीका के इजिप्ट है, सूडान है, सऊदी अरेबिया है। नीचे आप आएंगे तो इरीट्रिया पड़ेगा, जिबूती पड़ेगा, तो जिबूती के पास जो है यहाँ पर जिबूती और यमन के बीच में ये बाब अलमंदेब स्टेट पड़ेगी। फिर यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन कहलाया जाता है, नीचे सोमालिया है, फिर केन्या लगा हुआ है हिंद महासागर से, ये पूर्वी अफ्रीका के जो देश आ जाएंगे, तंजानिया है, नीचे मोजाम्बिक है। कुछ अगर द्वीपों की बात करें यहाँ पर, तो सीसल्स द्वीप है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं नॉर्थ से साउथ में, ईस्ट से वेस्ट में, तो ये जितने भी द्वीप्स वगैरह आपको तैयार करने हैं। सीसल्स द्वीप है, मॉरिशस है, फिर ला रियूनियन नाम है। अब देखिए जैसे नाम ही ला रियूनियन, और ला जो है फ्रेंच शब्द है तो पता चल जाता है फ्रेंच, हालांकि यहाँ पर फ्रांस लिखा भी हुआ है, एग्जाम में आता है तो पता चल जाए कि हाँ भाई ये फ्रेंच इसलैंड है, आइलैंड है। इसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देखें श्रीलंका के और नीचे साइड जाएंगे थोड़ा सा पूर्व साइड, तो सैन डियागो मिल जाएगा, डियागो गार्सिया इसलैंड है, सॉरी सैन डियागो एक अलग चीज़ है, यहाँ पर डियागो गार्सिया आइलैंड की बात है। उसके बाद कोकोस आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है, क्रिसमस आइलैंड है। तो ये सब आपको लोकेशन यहाँ पर देखनी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इस वाले जो न्यूज़ आइटम में कुछ और चीज़ जो है, जैसे यहाँ पर एशिया अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास की बात करिए। अब देखिए नाम ही से क्लियर हो रहा है, AFI अफ्रीका है, IN से इंडिया है, EX लगा है आखिरी में, न कि कोई ना कोई एक्सरसाइज है, तो इस तरीके से हम गैस ही कर लेंगे, इसमें ऐसे स्कोप कम बचता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती हैं। अब हम एक तरफ से ऐसे याद करते हैं इसके बीच में कौन सी होती है, इसके बीच में तो नहीं, जो ज़्यादातर स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज होती है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए। फिर ऐसे हालांकि हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि हाँ भाई ये इस कंट्री से संबंधित है, ऐसा कुछ नाम है। बाकी जो स्ट्रेटजिक हैं काफ़ी जियो स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। अब अगर हम आगे बढ़ें, जो तीसरा हमारा जो न्यूज़ आइटम है वो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन को लेकर है। देखिए यहाँ पर न्यूज़ क्या है, क्यों आर्टिकल आया हुआ है कि भारत ने क्या है कि जो UN पीस कीपिंग मिशन होते हैं उसके लिए कुछ रिफॉर्म्स वगैरह सजेस्ट किए हैं, ताकि उनको सुझाव दिए हैं ताकि हम इनको और प्रभावी बना सकें। अब सबसे पहले हमारे लिए देखने वाली बात यह है कि हम UN पीस कीपिंग मिशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए दुनिया भर में कहीं पर भी अगर ऐसी स्थिति बन गई है कि वहाँ की सेना या वहाँ के देश में प्रॉपर जो है शांति स्थापित नहीं है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अलग अलग समूह हैं, और उससे अल्टीमेटली लोगों को परेशान होने पड़ रहा है, तो फिर यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो वहाँ पर डिक्लेयर कर सकती है कि यहाँ पर भाई हमको पीस कीपिंग जो फोर्स है, पीस कीपिंग मिशन जो है भेजने की ज़रूरत है। तो अगर हम इसकी बात करें तो स्टार्टिंग होती है, इसकी कहानी स्टार्ट होती है 1948 से। 1948 में पहला जो है UN पीस कीपिंग मिशन जो है, इजराइल और अन्य जो अरब देश हैं उनके बीच में संघर्ष चल रहा था,
तो उसके लिए जो है विराम समझौते के लिए भेजा गया था यूएन पीस कीपिंग मिशन। अब इनका उद्देश्य क्या होता है भाई, जैसा कि हमने शुरुआत से ही चर्चा करी कि स्थायी तौर पर वहाँ पर सुरक्षा और शांति, यूएन का पर्पज़ ये है कि भाई पूरे विश्व में प्रॉस्पेरिटी आए, शांति बनी रहे और आपसी सहयोग हो, इस तरीके से पूरी मानव जाति का बढ़िया से भला किया जा सके। तो उसी को लेके जब संघर्ष की स्थिति आ जाती है तो ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स मिशन भेजे जाते हैं और इनके इंपॉर्टेंट दो कर्तव्य होते हैं या दो ड्यूटीज़ होती हैं। एक तो काम होता है भाई इनको शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अब शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में कि भाई नागरिकों की रक्षा करना, उनके ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा करना। दूसरा, अगर कोई उग्रवादी समूह है तो उनको डीमिलिटराइज करना, यानी कि निरस्त्रीकरण की ओर आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना। फिर इसी के साथ भी साथ जो है यूएन पीस कीपिंग मिशन में क्या है, पॉलिटिकल डायलॉग्स भी चलता रहता है ताकि उस देश में जो राजनीतिक प्रणाली है उसको फिर से सुचारू रूप से बहाल किया जाए और जो प्रॉपर संस्थागत जो संस्थाएं हैं वहाँ पर, इलेक्शन कमीशन है या उनकी डिफेंस मिलिट्री है, तो जो एक लीगल सिस्टम के अंतर्गत उस देश के हिसाब से है उसको कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए जो तो हमारे दो देशों के बीच में जो सेनाएं होती हैं इनका उद्देश्य तो भाई ये होता है कोई दूसरी कंट्री अगर आ भी गई, मतलब यहाँ पर सीधे मारने पीटने वाला काम रहता है कि भाई सीधा अटैक करने वाला। यूएन पीस कीपिंग मिशन का उद्देश्य होता है वहाँ पर शांति सुरक्षा बनाए रखना। ये अटैक नहीं करती हैं जाके कि सीधे अटैक करना है, जब ये डिफेंस के नाम पर अटैक करती हैं यहाँ पर जो यूएन पीस कीपिंग मिशन में जो फोर्स वगैरह भेजी जाती हैं। अब इसका जो निर्णय लेता है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि भाई यूएनएससी इसका डिसीजन लेती है कहाँ पर भेजी जानी है। इनका जो प्रिंसिपल है वो है सहमति, निष्पक्षता और नो यूज ऑफ फोर्स। ये है जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया है, तो आप गैस कर सकते हो इसके बारे में। बाकी मतलब फिर अगर क्वेश्चन आता है तो हम इतना भी नहीं कि हर एक चीज़ के बारे में बहुत ब्रीफ से पढ़ेंगे, हम फिर अनुमान लगा लें कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी होगी। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र के जो अलग अलग देश हैं वो अपनी तरफ से जो सैन्य बल है और पुलिस बल है उनको पुलिसकर्मियों के तौर पर भेजते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन तो प्रॉपर हायरिंग करता नहीं है अलग अलग देश से। तो जो भी सदस्य देश हैं वो अपनी उसमें भेजते हैं और भारत इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर जो रहा है इसमें योगदान देने वाला। अभी तक जो है 1948 से लेकर अब तक 71 शांति स्थापना मिशन भेजे गए हैं और अभी वर्तमान में 12 शांति स्थापना मिशन चल रहे हैं, यानी कि अक्टूबर 2022 के अकॉर्डिंग। इसके बाद एक नई चीज़ निकल के आई है कि शांति के लिए कार्रवाई, एक्शन फॉर पीस। तो ये एक प्रकार का सामूहिक सिद्धांत है जो इसी को यूएन पीस कीपिंग मिशन को आगे बढ़ाने की बात करता है। तो ये शांत एक्शन फॉर पीस किससे लिए रिलेटेड है, ए फॉर पी, तो ये उसी से संबंधित है यूएन पीस कीपिंग मिशन से। अब अगर हम भारत की भूमिका की बात करें कि भारत का इसमें क्या योगदान रहा है, देखिए भारत जो है इन मिशनों में योगदान, सैन्य योगदान देने वाला कि इतने पीपल्स भेजे जाते हैं उसमें सेकंड भारत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। और भारत ने जो जब से इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया वो पहला ईयर था 1950। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ सकते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और फिर बोल दिया कि भारत इसके शुरुआती मिशन से इसका भागीदार रहा है, सैन्य भागीदार रहा है। तो भाई वो 1950 से रहा हो, पहला मिशन तो 1948 में भेजा गया था। तो इस तरीके से थोड़ी सी चीज़ें तैयार करनी है। फिर भारत ने जो अलग अलग देशों में मिशन भेजे जाते हैं उसमें पॉलिटिकल डायलॉग भी होता है, तो 3 अंतर्राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया हुआ है। एक और चीज़ 2007 में जो है वो संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना मिशन में भारत जो है वो महिलाओं को भेजने वाले दलों के तौर पर पहला देश था कि भाई महिलाओं को नियुक्त किया गया पहली बार। तो भारत ऐसा पहला देश बना। फिर एक और जो है फंड 2016 में बनाया गया था इसी मिशन के अंडर में, लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार पर ट्रस्ट फंड, उसमें भी योगदान करने वाला पहला देश भारत है। तो भारत का अच्छा खासा इसमें योगदान है। अब देखिए ये जो व्यक्ति भेजे जाते हैं उनको ब्लू हेलमेट्स के तौर पर जाना जाता है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ये जुलाई के मंथ में 2 हमारे बीएसएफ के जो जवान थे वो डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है सेंट्रल अफ्रीका में, वहाँ पर मिशन चल रहा है यूएनएस का, यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन। तो वहाँ पर 2 हमारे जो सेना के जवान थे वो वहाँ पर शहीद हो गए थे। तो वो ये सब चीज़ें रहती हैं क्योंकि अभी भी भारत का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, करीब 5-7 हज़ार लोग जो है अभी भी भारत के जो इन मिशनों पे लगे हुए हैं, मतलब हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वहाँ पर शांति स्थापना के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो भारत अच्छा खासा योगदान रहा। इसमें ही बताया गया है कि 2.5 लाख से अधिक लोग अभी तक योगदान भारत ने दिया हुआ है। इन सबको तो ये मान लो यहाँ से गए तो इनको फिर वहाँ पे ब्लू हेलमेट्स के तौर पे जाना जाता है क्योंकि वो ब्लू हेलमेट्स पहनते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं तो फिर बाकी चीज़ें तो मेंस के लिए रहेंगी। देखिए जो मैंने आप लोगों को पहले दिन से बताया कि जो हमारी अंडरलाइन वाली इन्फॉर्मेशन है वो मेंस के आर्टिकल है, तो प्रीलिम्स हो जाता है फिर हम मेंस की डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा साल भर का या 1.5 साल का मेंस का भी हम इस तरीके से अच्छे से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो न्यू आइटम है हमारे सामने वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, यानी कि वित्तीय कार्रवाई कार्बल। तो इनके लिए आप ऐसे ही नाम याद रखो, FATF। कभी एग्जाम में अगर लिखना पड़ता है प्रीलिम्स में तो एक बार आप लिख दो कि वित्तीय कार्रवाई कार्बल इस तरीके से, बाकी फिर FATF लिख के ही आप काम चला सकते हो। और इसमें अगर आप इंग्लिश में भी ये लिखते हो रोमन स्क्रिप्ट में FATF, जरूरी नहीं आप देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखो FATF, तो भी काम चल जाएगा। मेंस का लिखने का सीन ऐसा रहता है, मतलब पहली बार आप लिख दो फिर वो लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं तो चल जाता है। लेकिन कई बार क्या है, मैंने ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी कि आप जब मेंस का लिख रहे होते हो तो फिर ऐसे वर्ड्स हैं तो कई लोग आपको कहेंगे नहीं वो तो टोटल हिंदी लिखो, वो वैसा नहीं है, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा बार बार। FATF कंफ्यूज तो नहीं होगा लेकिन आपके लिए भी लिखना जटिल हो जाएगा, तो इसलिए वो भी। और दूसरी चीज़ वो भी इतना समझदार व्यक्ति है, कोई भी कॉपी चेक कर रहा होगा कि हाँ भाई ये चीज़ चल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि FATF ने क्या है, न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। अब पहले हम FATF के बारे में देखते हैं, फिर इसके बाद ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, और पाकिस्तान को लेके क्या चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए न, जो G7 है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो G7 की जो 1989 में पेरिस में जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर जो है इसकी स्थापना करी गई थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। अब इसका शुरुआती उद्देश्य ये था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कुल मिला के कि ब्लैक जो मनी है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करना, सिंपल उसका मतलब है। जैसे कि किसी ने अफगानिस्तान में, अब तालिबान है, पहले तालिबान सरकार में था नहीं, अब तालिबान है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान में है, ये किसी ना किसी इलीगल तरीके से पैसे कमाए, अफीम की तस्करी वगैरह करके कुछ भी ऐसा, और फिर उस पैसे को इन लोगों ने हवाला के थ्रू या राउंड ट्रिपिंग के थ्रू या दूसरे इंस्ट्रूमेंट का अपना के उसका मनी लॉन्ड्रिंग करके उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर आतंकवाद वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं या दूसरी चीज़ के लिए उपयोग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए उपयोग कर रहे हैं। अब ऐसे धन का जो आएगा उससे सही जगह तो उपयोग होगा नहीं, या हो सकता है सही जगह भी हो लेकिन उसकी ज़्यादा संभावना होती है कि वो गलत जगह ही उपयोग होगा, और बुनियादी तौर पर वो धन तो गलत है ही, ब्लैक मनी में आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पहले बनाई गई थी, उसको रोकने के लिए। फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें आतंकवाद के लिए जो फंडिंग होती है या ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए जो फंडिंग होती है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम में बहुत बहुपक्षीय लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारे देशों में जो नेटवर्क उनका पूरा फैला होता है, और वो एक क्राइम नहीं होता, बहुत सारे क्राइम एक साथ चल रहे होते हैं। जैसे अफीम की तस्करी भी हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही है, शराब की तस्करी हो रही है, लीगल वेपन की भी तस्करी हो रही है। तो इस तरीके से ये जो है ऑर्गेनाइज क्राइम में जाते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए फिर इसको मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए जो फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए वाले एक निकाय के तौर पे ये धीरे धीरे स्थापित हो गया। पहले केवल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए था, 2001 में FATF को आतंकवाद के लिए जो फंडिंग दी जाती है उसके लिए भी रोकने के लिए काम कर लिया। तो ये इसके अंतर्गत में एक संगठन आता है और इसका काम है कि भाई इस तरीके की जो फंडिंग होती है या जो भी देश इसमें मदद कर रहे हैं किसी भी तरीके से, या वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर ये वाली गतिविधियाँ रुकें, तो उनको जो है जो उनके ऊपर एक प्रकार से दंड दिया जाता है और उनको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से कुछ सिस्टम बनाया गया है। फिर इसके बारे में कुछ और जानकारी देखें तो आज की डेट में क्या है, 37 सदस्य हैं इसके FATF के, और 2 क्षेत्रीय संगठन, खाड़ी सहयोग संगठन, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है, और भारत भी 2010 में इसका मेंबर बना था, तो भारत इसका मेंबर है। अब इसके बारे में हम देखें कि अभी हाल ही में न्यूज़ क्या आई हुई, तो क्या है, पाकिस्तान में जो है वहाँ पर बहुत सारे आतंकी ग्रुप हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अब ये जग जाहिर है, कहीं अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि केवल भारत कहता है, अगर ये नहीं होते, वो इस तरीके की गतिविधियाँ नहीं कर रहे होते तो बार बार उनको ग्रे लिस्ट वगैरह में क्यों डाला जाता। तो यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान में आतंकी फंडिंग वगैरह जो होती है उसी को लेकर उनको ग्रे लिस्ट में डाला गया था। पहले भी डाला गया था, फिर एक बार पाकिस्तान बाहर आ गया, अब फिर से डाला गया था, तो फिर से पाकिस्तान भी बाहर आ गया है। तो यहाँ पर जो अगर हम इसकी बात करें कि ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट चीज़ें हैं क्या आखिर, तो देखिए 2 सूचियां मेंटेन की जाती हैं, और ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज़ को रखा जाता है, उन सूचियों को, उन देशों को रखा जाता है जिसमें क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या टेररिस्ट फंडिंग के लिए या हथियारों के प्रसार के लिए जो भी वित्त पोषण होता है, तो वहाँ पर वो जो है वो अपना जो सिस्टम है, अपना जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, उन कमियों को दूर करने में असफल होते हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं रोकें।
तो उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब अगर वो तब भी कोई गतिविधि, फिर उनको बोला जाता है कि भाई आप कार्रवाई कीजिए और उनको बाहर लेके, मतलब ऐसे लोगों को दंडित कीजिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है कि भाई ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और उसका आउटकम क्या होता है फिर दोनों के तौर पे देखें, अगर ग्रे लिस्ट के आउटकम के तौर पे देखें क्या सिचुएशन बनती है, तो भाई अगर कोई ग्रे लिस्ट में है तो पहली चीज़ तो ये रहती है कि उसको ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा बना रहता है अगर वो कुछ सुधारात्मक उपाय नहीं अपनाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि दूसरी चीज़ ये होती है कि इन कमियों को दूर करने के लिए उसको अपनी प्रतिबद्धता दोहरानी रहती है कि भाई उसको वो कमिटमेंट करने के लिए वो दोहरा कि अपने कुछ ऐसे उपाय अपनाए कि भाई वहाँ पर ये फंड वगैरह हम रोकने का काम कर रहे हैं। जैसे 9/11 में जो भी आतंकवादी ग्रुप सम्मिलित थे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान ने इसी दबाव में उनके ऊपर कार्रवाई करना स्टार्ट करी और उनके ऊपर केस वगैरह चलना प्रॉपरली स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो फंडिंग वगैरह वहाँ से उठाते हैं और उस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को पोषित करते हैं यहाँ पर भारत में, और हो सकता है दूसरे देशों में भी कर रहे हैं। और अगर FATF की फिर अगर कोई ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो उसका आउटकम ये होता है कि भाई उससे बोला जाता है कि हर देश से जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं कि भाई आप इस देश से कोई भी अगर एग्रीमेंट कर रहे हो तो आप उसमें सावधानी बरतो, उसमें देखो कि ये कहीं ये जो पैसा आ रहा है या जा रहा है ये कहीं उस फंडिंग वगैरह में ना उपयोग किया जा रहा हो। दूसरा, उसको ब्लैक लिस्ट में जिसको डाला गया है उसके ऊपर कुछ कठोर प्रतिबंध भी लगाए सकते हैं। अब चूंकि G7 जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो देश है उसमें शामिल, एक प्रकार से आर्थिक तौर पे सैन्य तौर पे काफ़ी अग्रणी देश हैं, वो इसमें शामिल हैं। तो फिर वो क्या है, अगर कोई यहाँ पर बैन लगा देते हैं तो वो समस्या खड़ी हो जाएगी उस देश के लिए प्रॉपरली। तो ये जो होता है ब्लैक लिस्ट के प्रोविजन होती है। तो ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है। बाकी और जो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो दी गई है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो पाकिस्तान को लेके यही था, बाकी सब एग्जाम्पल दिया गया है। यही जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन थी FATF की ग्रे लिस्ट के बारे में, ब्लैक लिस्ट के बारे में। पाकिस्तान को डाला गया था, फिर से हटाया गया है और फिर पाकिस्तान उसको लेके कार्रवाई करी है। और ये चीज़ जो है कि भाई इसमें कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। तो ये काम की इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे सामने, नेक्स्ट आर्टिकल में ये है कि भाई न्यू दिल्ली में जो इंटरपोल की अभी 9वीं महासभा जो हुई थी, कॉन्फ्रेंस जो इनकी जो ऑर्गेनाइज किया गई था, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें इन लोगों ने बोला है कि भाई हम एक मेटावर्स सिस्टम तैयार करेंगे और इसमें क्या होगा कि हम दुनिया भर के जो भी पुलिस एजेंसियां हैं वो एक साथ मिलकर वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा अनुभव उनको हुआ कि वो रियल वर्ल्ड में बैठे हैं और इस तरीके से केसों को निपटाया जाएगा, इस तरीके से जो भी मामले आते हैं उनको डील किया जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि देखने वाली मेटावर्स क्या चीज़ है। अब मेटावर्स में क्या है, प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है कि भाई आप वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का उपयोग कीजिए और आप उसको लगाएंगे तो ऐसे पहुंच जाएंगे आपको, आप एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच गए हैं जहां पर हर चीज़ रियलिटी है, आपको ऐसा लगेगा ऐसे रियलिटी। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मानकर चलिए कि आप भी वो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का उपयोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और भी जो इस कम्युनिटी के मेंबर हैं वो भी उपयोग कर रहे हैं। तो हम सबको ऐसा हम एहसास करा सकते हैं कि भाई हम एक क्लास में बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं और हम वहाँ पर प्रॉपर पढ़ रहे हैं, या दुनिया में कोई कहीं पर भी है तो एक आभासी वर्ल्ड क्रिएट कर दिया जाता है। एक अवतार के फॉर्म में हम कह सकते हैं कि हमारे जो है हमारा जो फिजिकल प्रेजेंस है उसको हम एक अवतार के तौर पर उपस्थित करा देते हैं और उसमें वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग करके एक ऐसा छद्म वातावरण क्रिएट कर दिया जाता है कि लगता है कि हाँ भाई वो वास्तविक संसार है। तो वो मेटावर्स की दुनिया है, वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है मेटावर्स के ऊपर। तो इस तरीके से इन लोग क्या करेंगे कि जो जैसे कि भारत है, अब भारत की पुलिस है और ब्रिटेन में ब्रिटेन की पुलिस है, तो यहाँ पर ये विजय माल्या को लेके आने की, भारत को लेके प्रत्यर्पण की बात चल रही है, वो केस वगैरह चल रहा। अब दोनों देशों के बीच में कुछ बात वार्तालाप होनी है, या कोई और व्यक्ति भी है यहाँ से कोई चला गया है उसको वापस लाने की कुछ बात हो रही है, या कोई और पुलिस के लिए कॉपरेशन की ज़रूरत है बात होनी है, तो वो इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम रियल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, ये बात क्रिएट की जाएगी। क्योंकि वो फिजिकली तो बहुत ज़्यादा ये जो अभी सेटअप लगाया जाएगा तो एक बार का इन्वेस्टमेंट होगा, और जो अगर रियलिटी में हमारा आना जाना होता है तो वो बार बार का इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये सिस्टम बनाया गया है। अब हमारे लिए देखने वाली बात ये है कि एक तो हमने इस पर बात करी कि भाई ये मेटावर्स कौन सी चीज़ है और इसमें कैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। अब देखिए जो इंटरपोल है, पहले हम इंटरपोल के बारे में देखते हैं, फिर भारत में उसकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, और अलग अलग टाइप के नोटिस कौन से इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये क्या है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये देखिए बार बार शब्द आता है इंटर गवर्नमेंटल, अंतर सरकारी। इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक देश जो हैं एक साथ मिलकर एक साझा हित के लिए, उनकी जो कॉमन इंटरेस्ट है या साझा जो उनके मुद्दे हैं
उनके लिए वो एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं, तो वो सब आ जाता है अंतर सरकारी संगठनों के तौर पे। तो इसमें वर्तमान में 195 देश हैं और सभी देशों की पुलिस के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए काम करते हैं। अभी ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल पुलिस है तो इसके लिए अलग अलग देश से भर्ती वगैरह होगी, ऐसा कुछ होगा प्रॉपरली। जैसे कि हमने देखा, अभी हमने यूएन पीस कीपिंग फोर्स की बात करी थी, अलग अलग कंट्री के जो सैन्य बल हैं वहाँ पर भेजे जाते हैं, वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग देशों की पुलिस कोऑपरेशन करती है, ताकि कोई भी अपराधी जो है एक देश में अपराध करके दूसरे देश में चला गया है, कुछ और आपराधिक गतिविधियाँ चल रही हैं, आतंकवाद से संबंधित हैं, टेरर फंडिंग से संबंधित हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हैं, तो इसके लिए आपस में कोऑपरेशन किया सके, तो ये फैसिलिटेट काम करता है, ये इंटरपोल कहलाता है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये फ्रांस के लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। भारत में जो है, भारत में एक बॉडी है राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, जो कि सीबीआई के अंतर्गत एक एजेंसी है, ये इसके लिए उत्तरदायी हो और ये कोऑर्डिनेट करती हो, पूरा काम देखती है यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर जो होता है इंटरपोल में, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से भाग जाता है, जैसे मान लो हमारे यहाँ से कोई पैसे है, कोई आतंकवादी गतिविधि करके चला गया है, या यहाँ पर जो है कोई भी क्राइम करके दूसरे देश में चला गया है, तो अलग अलग टाइप के नोटिस जारी किए जाते हैं। जो रेड नोटिस जारी किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण कराना है, यानी कि उसको वापस लाया जाना है, तो उस व्यक्तियों की लोकेट करने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में पता करने के लिए जो है रेड नोटिस जारी किया जाता है उसको लोकेट करने के लिए। येलो जो नोटिस होता है वो जो गुमशुदा बच्चे वगैरह होते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो अपने भी पहचान की आइडेंटिटी नहीं रख पाते हैं, वो अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, तो ऐसे लोगों को का पता लगाने के लिए येलो नोटिस जारी किया जाता है। फिर एक ब्लू नोटिस है, अगर किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान करना है, उसको लोकेट वगैरह करना है, या उसके द्वारा कौन सी एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं पता लगानी, तो उसके लिए इंटरपोल के द्वारा ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। अब ये अलर्ट जारी किया जाता है तो पूरे वर्ल्ड भर की अलग अलग जो कंट्रीज़ को, पुलिस को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति है, ये हाईलाइटेड है, या ऐसा कुछ नोटिस जारी किया गया, ताकि हम उसको लोकेट कर सकें और उसके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएं। इसके बाद जो ब्लैक नोटिस जो होता है, वो देखिए, जैसे कि मान लो इंडिया में अब यहाँ पे कोई सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं या यूरोप का कोई व्यक्ति है, उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, कोई इलीगली तरीके से कहीं पर भी कुछ है और हमको पता चलता है, उसको पता नहीं चल पा रहा है कि ये भाई व्यक्ति कौन है, कहाँ से आए, तो आज के टाइम पे तो हम जीन वगैरह से पता लगा सकते हैं कि किस रीजन का होगा, किस कंट्री का होगा, अगर जीन बैंक वगैरह से, लेकिन एग्जैक्टली पता करने के लिए ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। फिर इसी तरीके से ग्रीन नोटिस है, ऑरेंज नोटिस है, पर्पल नोटिस है और इंटरपोल का स्पेशल नोटिस है। तो ये चारों भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी इन्हीं पे क्वेश्चन है कि ये नोटिस जारी किए जाते हैं। हो सकता है कि आपको मैच करने के लिए दे दिया जाए, या सिंपली पूछ लिया जाए कि भाई अक्सर न्यूज़ में येलो नोटिस, रेड नोटिस और ये न्यूज़ में रहती हैं, ये किस संगठन से संबंधित है। जैसे कि एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के ऊपर आर्टिकल आया था कि ये भाई किससे संबंधित है, WTO संबंधित है। लास्ट ईयर भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ऐसे कुछ करके जो है, जो IMF को प्रोविजन है उसके संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसके बाद देखिए, जो एक बात यहाँ पर ये बोली गई कि इंटरपोल के द्वारा जो दो देशों, अगर कोई भी व्यक्ति है और उसको प्रत्यर्पण कराना है कि वापस लेके आना अपने देश में, तो इसमें इंटरपोल की ऐसी कोई भूमिका नहीं होती, वो तो दो देशों के बीच में जो एग्रीमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग ले जाया जाता है किसी व्यक्ति को। फिर आगे अगर हम चलते हैं, अब ये इंटरपोल ने क्या किया हुआ है, देखिए IDART करके इन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया हुआ है। इस मोबाइल ऐप का एक फ़ायदा ये है कि सांस्कृतिक संपत्तियां जो होती हैं, कोई भी यहाँ से मूर्तियां वगैरह है या कुछ इंपॉर्टेंट कलाकृतियां हैं, उनको चुरा के किसी दूसरे देश वगैरह में लिया गया है, तो उसके लिए एक IDART करके इंटरपोल के द्वारा एक मोबाइल ऐप बनाया गया है। तो ये IDART ऐप जो है किससे संबंधित है, इसके लिए ये चीज़ जानकारी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा और आखिरी इस मंथ का जो आर्टिकल है वो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से संबंधित है। अब ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है वो नेचुरल गैस जो है रसिया से जर्मनी के बीच में ये पाइपलाइन बनाई गई है। अगर आप यहाँ पर मैप में देखेंगे तो ये पाइपलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, रसिया से वाइबोर्ग और उस लुगा से होकर ये दोनों पाइपलाइनें जाती हैं। जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, जो कि रेड डॉटेड कलर में दिखाया गया है, रेड डैश कलर में दिखाया गया है, वो नॉर्ड स्ट्रीम फर्स्ट लाइन जो है
ये जर्मनी तक जाती है और सेकंड भी जो है जर्मनी तक जाती है। तो इससे संबंधित आर्टिकल है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बातें बताई गई। पहला जो है जो बात करी गई तो भाई वो रूस से बाइबोर से जर्मनी के लुबमिन शहर तक जाती है और दूसरी उस्तलुगा से बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड तक जाती है। अब देखिए यहाँ पर नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है। इसके ईस्ट साइड में ये एस्तोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है। मैप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊपर फिनलैंड है। तो ये फिनलैंड और आसपास का ये जो वाटर बॉडीज है इसको बाल्टिक सागर के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कंट्रीज़ की अगर आप बात करेंगे तो एस्तोनिया पड़ता है, लातविया पड़ता है, लिथुआनिया पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में ये छोटा सा हिस्सा, यहाँ पर भी रसिया लिखा है। तो रसिया के मेन लैंड से यहाँ पर आके अगर आप देखें ये हिस्सा, तो ये भी रसिया का पार्ट बन जाता है। तो ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब न्यूज़ क्या है कि भाई नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन है इसमें खराबी के कारण भारी मात्रा में मेथेन का जो है रिसाव हुआ है और यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसने इसको लेके जो है मीथेन गैस के इस रिसाव को सबसे बड़ा रिसाव माना है और इसके ऊपर चिंता व्यक्त करी है। तो हमने जैसे कि इसके बारे में देख लिया कि ये एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो कि बाल्टिक सागर के रास्ते से रूस और जर्मनी को जोड़ती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये वाली जानने वाली बात है कि थोड़ा सा अगर हम मेथेन के बारे में देखें, मेथेन क्या है कि मेथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। आपको बताना है कि मेथेन के अलावा और अन्य कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। वैसे हम इस टाइप से क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं। हमारे जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी की थीम के ऊपर ही बेस्ड है। लेकिन अभी मैं आपसे अगर ऐसे स्टेटमेंट बनाने को बोलूँगा तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। 3-4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन यूपीएससी की थीम वाला। तो आपको सिंपली बताना है यहाँ पर कि और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मेथेन होती है, ये CO2 के अपेक्षा वो लंबे टाइम तक बनी रहती है एटमॉस्फेयर में और ये 80% अधिक डेंजरस होती है। तो ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है और 1/4 से ज़्यादा के हिस्से के लिए ग्रीन हाउस मेथेन जो है जिम्मेदार है। तो ये था आज के हमारे आर्टिकल। थैंक यू।